अशोका के बारे में एक पुस्तक लिखी थी और अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी कि इन्होंने अपने 100 भाइयों को मार करके गद्दी पर हासिल किया था। ये सब कंट्रोवर्सी है, उस पर नहीं जाना है लोगों को कि विद्रोह को इन्होंने दमन किया। इसके बाद ये काफी योग्य नजर आए और फिर शासक बन गए। कहाँ के? मगध के। कहा जाता है कलहन एक कश्मीर के इतिहासकार थे, उन्होंने अपने पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है कि इन्होंने श्रीनगर की स्थापना करवाया था। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करवाया था। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, इसको पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कब पढ़ा था? इनके अभिलेख को कितने भाषा में लिखे गए थे? चार भाषा में। तो कौन कौन? हाँ, आपका एक तो हो गया ब्राह्मी लिपि, दूसरा हो गया अरमाइक, तीसरा हो गया खरोष्टी और चौथा ग्रीक हो गया। 4 हो गए। अब इनमें से पूछा जाता है कि कौन सा साइड से लिखा जाता है? चलिए देख लीजिए। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। तो हम लोग ब्राह्मी संस्कृत, इसी का पर संस्कृत रूप है, यानी संस्कृत संस्कारित लैंग्वेज को संस्कृत कहा जाता है। भाषा का जो संस्करण हो गया, संस्कारित हो गया। तो हम लोग जो लिखते हैं यही ब्राह्मी लिपि वाला लिखते हैं, ये बाएं से दाएं तरफ। जबकि खरोष्टी वाला, अरे जैसे उर्दू लिखता है वैसा ही लिखा जाता है। तो इसलिए ऐसा किया होगा कि उस समय उस क्षेत्र में इसी तरह से लिखा जाता था। और इसमें देखिएगा जब इस्लाम रिलीजन पनपा, देखिएगा उसका लिपि आज भी उर्दू कैसा लिखा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है, यानी कि खरोष्टी का देन। इसके अलावा क्योंकि देखिएगा बैक्ट्रिया के क्षेत्र में किसका शासन था? यूनानी और सेल्यूकस का था। तो उस क्षेत्र में जो आपका लिपि लिखवाए, कौन सा लिपि में? अरे ग्रीक लिपि हो गया। इसके आसपास ईरान वाला क्षेत्र में कौन सा लिपि लिखवाया? अरमाइक लिपि लिखवाया। जोन क्षेत्र में जोन सा लिपि प्रचलन में थी, उस लिपि में वहां पे राज्य का आदेश जारी करवा दिया। कहां पे? शिलालेखों पर। तो कितने शिलालेख अब तक मिले हैं? कहा जाता है कि 40 से अधिक शिलालेख मिल चुके हैं, लेकिन इनमें से 14 सबसे प्रमुख बड़ा शिलालेख है और 7 वाला कौन सा शिलालेख है? लघु शिलालेख है, छोटा वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे यह सवाल ये बनता है कि जो आपका ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि को भारत के अलावा कहाँ पे इसको पाया गया है कि कौन सा देश में ये लिपि अभी भी लिखी जाती है? श्रीलंका के अनुराधापुर में। एक दिन में हमने पढ़ाया था कि जेम्स प्रिंसप ने यहाँ के लिपि ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए श्रीलंका से ही बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया था, क्योंकि वहां पे प्रचलन में था। अशोक का नाम जो है अशोक और भी कई अभिलेख में प्राप्त होता है, जैसे आपका मास्टी का अभिलेख, दूसरा गुजरा का अभिलेख, इसमें भी अशोक नाम का चर्चा मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सब इंपॉर्टेंट ही है एकदम। इतना इनमें से रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, अशोक ने खुद को अपना सम्राट कहा था, भाब्रू अभिलेख वो राजस्थान में है। ठीक है। और कलिंग का विजय जो हुआ था शासन के केमा वर्ष में हुआ था? शासन के केमा वर्ष में उन्होंने किया था? 8वां वर्ष में किया था। और ये उनके केमा अभिलेख में इसका वर्णन है, 13वां अभिलेख में वर्णन है। और इनमें अशोक ने अपने 12वां शिलालेख में सहिष्णुता की घोषणा करने की बात की। धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता, जिसको टॉलरेंस कहा जाता है, सभी धर्म को सम्मान देना है, सबके साथ बराबर बात करना है। एक सोहगोरा का ताम्र अभिलेख है, उसमें यह कहा गया है कि अकाल के समय मुफ्त में अनाज वितरित किया जाएगा।
अपने नागरिकों को, अपने लोगों को, ठीक है। टॉलरेंस वाला 7th में भी दिया है या बस नहीं, और 12 में भी दिया है, और जगह पे, कई जगह पे चर्चा है इसका। चलिए, सारनाथ, सारनाथ का जो स्तंभ है, सारनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अरे ना, सारनाथ यहाँ यूपी में है, सांची है आपका मध्य। सारनाथ में देखिएगा, स्तंभ के शीर्ष पे जो सिंह है और सिंह 4 शेर वाला जो सटा हुआ है, यहीं से लिया गया है आपका भारत वाला जो अथी, ये वाला क्या उसको बोलते हैं, अशोक स्तंभ। ये सारनाथ से लिया गया है। 4 मुख करके शेर खड़ा हुआ है, पेट से पीठ सटा करके। चलिए, कहा जाता है कि अशोक ने अपने शासन काल में आजीविकों के लिए और बौद्ध भिक्षुओं के लिए 4 गुफाएं दान में दे दिया था। क्या क्या नाम था गुफा का? कहाँ पे, कौन सा गुफा? गुफा का नाम बताइए ना। बराबर की गुफा है। अभी बराबर की गुफाएं कहाँ है? गया और जहानाबाद में। ये बराबर की गुफा में 4 गुफा का नाम बताइएगा। चलिए ठीक है, एक चौपर लिख लीजिए, गुफा का नाम उसी का लिखिए। तो बराबर गुफा में 4 करके लिखिएगा। एक लिखिएगा लोमहर्ष ऋषि गुफा, लोमस, ऐसे नहीं लिखा हुआ है पूरा, लोमस लिखिएगा पूरा। लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर गुफा कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, कर्ण चौपर गुफा और विश्व झोपड़ी, विश्व 4 ही हुआ। चौपर उसी को कहा जाता है, कर्ण चौपर। विश्व कर्ण चौपर हो गया, विश्व झोपड़ी हो गया, सुदामा हो गया और लोमस, 4 ही तो हुआ, 4 ही हुआ। और इनके पुत्र दशरथ के द्वारा भी आजीविकों के लिए 3 गुफाएं दान में दिया था, जिसका नाम था नागार्जुनी गुफा। और इस नागार्जुनी गुफा में 3 गुफा का नाम लिख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है। दशरथ ने कौन सा गुफा डोनेट किया था? नागार्जुनी। नागार्जुनी में 3 गुफा, एक का नाम है गोपिका, 3 गुफा है, एक का नाम है गोपिका, गोपिका, दूसरा का नाम है आपका वेदाथिका, वेदाथिका थिका है, थिका थोड़ा टेढ़ा नाम है, देख लीजिएगा इसका गूगल से। और एक का नाम है बापिया कुंभा, बापिया कुंभा, ये 3 है, वेदथिका, वापिया कुंभा और गोपिका। ये नागार्जुनी वाला है। हो गया? आप लोग को होमवर्क ये करना है कि 14 का 14 जो इनका शिलालेख है उसको याद कर लेना है, ठीक है? चलिए, याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लेना। अशोक की तुलना उस समय के महान सम्राट बिजेंटाइन साम्राज्य के एक शासक थे कॉन्स्टेंटाइन, जिसके नाम पर कुस्तुनतुनिया पड़ा है या तो कॉन्स्टेंटिनोपल पड़ा है, उसके समकालीन माने जाते हैं, उसके बराबर के महान शासक माने जाते हैं अशोक। अशोक ने बिहार में 3 जो स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? हाँ, तो बताइएगा, लौरिया नंदनगढ़ कहाँ है? चलिए, पश्चिम चंपारण। और लौरिया अरेराज या पूर्वी चंपारण में है। इसके बाद रामपुरवा कहाँ है? हाँ ठीक है, ये 4 है आपका, 3 है आपका स्तंभ लेख अशोका का। चलिए, अभी देखिए
एक करंट अफेयर से चर्चा में होगा आपका सिंगोल वाला, नया संसद भवन बना है ना, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। सिंगोल क्या किस चीज का प्रतीक है? चलिए दशरथ के बारे में जान लीजिए। दशरथ को भी देवनाम प्रिय कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने अपना नागुजनी गुफा अजीखों को दान में दिया था। 3 गुफा था, 3 गुफा का नाम हमने लिखवा दिया है। इसके अलावा मौर्य काल में कई जो है इसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके समय में कुछ मंत्री परिषद का नाम और प्रमुख अधिकारी का पढ़ लेना है। जैसे मंत्री परिषद में आप लोग बताइएगा अधिकारियों में पन्याध्यक्ष किसे कहा जाता है? पन्याध्यक्ष किसे कहा जाता है? सीताध्यक्ष किसे कहा जाता है? अक्षपटलिक किसे कहा जाता है? पौतवाध्यक्ष किसे कहा जाता है? रक्षणी किसे कहा जाता है? पुलिस अधिकारी को। समाहर्ता किसे कहा जाता है? ये समाहर्ता अभी भी आप बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, डीएम या तो फिर डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम। तो डीएम बनेंगे तो समाहर्ता कहा जाएगा, एसडीएम बनेंगे तो उप समाहर्ता कहा जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी भी ये वाला प्रचलन में है, अशोका वाला जो आपका अधिकारी वाला। संविधाता किसे कहा जाता है? राजकीय कोषागार भंडागार या तो संरक्षक, स्टोर कीपर को कहा जाता है। आप देखिए इसमें लास्ट में आप देख लीजिएगा कि अशोक के बाद दशरथ उनके पौत्र बने। दशरथ के बाद अंतिम जो मौर्य शासक होंगे 10वें नंबर का, लास्ट नंबर का, इनका नाम होगा बृहदर्थ। और बृहदर्थ मौर्य के ही सेनापति थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासक की हत्या करके कौन सा राजवंश की स्थापना की? शुंग डायनेस्टी। और शुंग डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग के समय में ही कहा जाता है कि पहली बार हिंद यवन का आक्रमण हुआ था। पहली बार इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ था। अब देखिए जब तक अशोका रहे तब तक देखिए इसका शासनकाल कहां से कहां तक रहा? ईरान तक रहा। अब जैसे ही कमजोर शासक आएंगे तो बाहरी आक्रमण होगा कि नहीं होगा? तो इसी समय पुष्यमित्र शुंग के समय पहली बार हिंद यवन का आक्रमण होगा। मिनांडर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मिनांडर को शायद पराजित किया था। और इसके समय में इन्होंने राजधानी जो है अपना पाटलिपुत्रा से स्थानांतरित करके कहां बनाया था? विदिशा कहां है? ये अभी मध्य प्रदेश में, ठीक है। इनके शासन काल में ही कहा जाता है कि पतंजलि नामक जैसे योगाचार्य रहा करते थे और उन्होंने ही एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने किया था? पतंजलि ने किया था। इसके बाद मनु स्मृति के बारे में भी कहा जाता है कि मनु इसी के शासनकाल में मनु स्मृति की रचना करते आते हैं। इस वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। और देवभूति की हत्या वसुदेव जो कि इनके सेनापति थे, जिस प्रकार से कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ मौर्य की हत्या की थी, उसी प्रकार से वसुदेव ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? देवभूति को। और उन्होंने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था कण्व वंश। और कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। और इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानकारी रखना है, इसको खत्म कीजिए। इसके अलावे आ जाते हैं हम लोग सातवाहन। सातवाहन पढ़ने से पहले थोड़ा एक ध्यान दीजिए।
चलिए अभी देखिए, अभी कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, ये वाला कि मगध फिर देखिएगा इन लोगों के शासनकाल में सिमट करके थोड़ा सा क्षेत्र में रह गया, जिस पर शासन किसका चल रहा था, पुष्यमित्र शुंग या तो कण्व वंश का। पाटलिपुत्र इसके कण्व वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे, सुशर्मा, और इसकी हत्या कर दिया था सुशर्मा, यानी कि छुछरमा नहीं, सुशर्मा, सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दिया था। और सिमुक जो है सतवाहन वंश के संस्थापक थे। और ये चले गए दक्षिण, क्योंकि इधर से आक्रमण किसका हो रहा था, बाहरी लोगों का हो रहा था। और सातवाहन तक आते आते देखिएगा कुषाण पहुंच चुके थे, और जिसके कारण कि यहाँ से पाटलिपुत्रा के आसपास तक क्षेत्र किसका आ गया था, कुषाणों का। इसलिए इसको दक्षिण जाना पड़ा, और दक्षिण में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया आंध्र प्रदेश के आसपास। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से सटा हुआ एक क्षेत्र है, जिसका नाम है औरंगाबाद। और औरंगाबाद में इन्होंने एक राजधानी बनाई, जिसको पैठान या तो प्रतिष्ठान कहा जाता है। लिखा हुआ है क्या, वहां पे हम आते हैं। कहा जाता है फर्स्ट में राजधानी इसका अमरावती था, फिर बाद में इसका पैठान और ये सारा बनाया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा कम लिखाया गया है, हम इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। अपने नोट से आप लोग को लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सोने नहीं देंगे। चलिए अब कलम खोलिए तो। चलिए संस्थापक लिखिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 60 BC, 60 BC। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा 60 BC, यानी 60 BC के आसपास इन्होंने स्थापना किया। राजधानी लिखिएगा शुरुआत में, यहाँ लिखा हुआ है अमरावती, आप छोड़ दीजिए उसको। राजधानी आप लिखिए पैठान या प्रतिष्ठान। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र लिखिए, आंध्र प्रदेश उसी जगह औरंगाबाद में है। चलिए हाँ, राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान, यहाँ तो लिखा हुआ है, देखिए ना, प्रतिष्ठान। आगे लिखेंगे सातवाहन राज्य की राजकीय भाषा, राज्य की राजकीय भाषा। देखिए प्राकृत, ब्राह्मणी या ब्राह्मी, प्राकृत या तो ब्राह्मणी यानी ब्राह्मी, ठीक हो गया। नीचे लिखिए, देखिए सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक, सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी फर्स्ट था। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ
इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ जो शासक बनने के टाइम में करवाता है। चलिए अगला लिखिएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, हेडिंग डाल दीजिए। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, लिखिए यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। यह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। इसलिए इन्हें दक्षिण एवं पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें दक्षिण एवं पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। अरे तू एक अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी 3 नहीं हुआ। 3 समुद्र का पानी पिया था। आगे लिखिएगा इन्होंने शक शासक नेम्पनाह को, इन्होंने शक शासक नाहपान भी लिख सकते हैं, नाहपान, ऐसे नाहपान, शक नाम है तो थोड़ा टेढ़ा है इसलिए इसको सीधा करके नाहपान लिखिए। नाहपान को पराजित किया था। आगे लिखेंगे इन्होंने बौद्ध मंदिरों का संरक्षण दिया था। इन्होंने बौद्ध मंदिरों को संरक्षण दिया था। और लास्ट में लिखिएगा इन्हें वर्ण व्यवस्था के रक्षक भी माना जाता है। मंदिरों का प्रोटेक्ट किया था, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक या रक्षक। हाँ, वर्ण व्यवस्था को संरक्षण रक्षा किया था, इसलिए वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। संरक्षण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा जाता है। इन्हें वर्ण व्यवस्था के रक्षक भी कहा जाता है। ये तो हो गया गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला हेडिंग डालिएगा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, कोई बात नहीं, वही है वशिष्ठी या वशिष्ठ। देखिए इन्हें आंध्र सम्राट कहा जाता है। इन्हें आंध्र सम्राट कहा जाता है। इन्होंने ही राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी। इन्होंने ही राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी। इन्होंने ही राजधानी कहाँ प्रतिष्ठान बनाई थी। इसके बाद लास्ट में लिखिएगा इन्होंने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया था। इन्होंने शक शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया था।
लास्ट में लिखिएगा हेडिंग में यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी। देखिएगा यह अंतिम योग्य शासक थे, यह अंतिम योग्य शासक थे, यह अंतिम योग्य शासक थे। इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र है, इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। जहाज का चित्र अंकित है, जिससे जल यात्रा एवं व्यापार के बारे में पता चलता है, जिससे जल यात्रा और व्यापार के बारे में पता चलता है। अन्य तथ्य लिख लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी में क्योंकि जो चीज इसमें नहीं है वो मैं अपने तरीके से डाल देता हूं, जो संपूर्ण नोट्स हो जाएगा आपका, इसमें कमी नहीं है। लिख लीजिए, सातवाहन काल में ही, सातवाहन काल में ही प्रसिद्ध कवि, सातवाहन काल में ही प्रसिद्ध कवि हाल एवं गुणाढ्य, हाल एवं गुणाढ्य, हाल एवं गुणाढ्य निवास करते थे। कवि कवि नहीं, हाल एक कवि थे, हाल सातवाहना में रूरल नहीं। अरे तो ऐसे ही एक कवि थे, पोएट थे। हाल एवं गुणाढ्य निवास करते थे। देखिए हाल की प्रसिद्ध रचना, हाल की प्रसिद्ध रचना, हाल की प्रसिद्ध रचना सप्तशतक है। हाल की प्रसिद्ध रचना डैश देके लिखिएगा, सप्त शतक। हाल की प्रसिद्ध रचना सप्तशतक। जब ये नीचे वाला, ये नीचे में लिख लीजिएगा, गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना, हाल की प्रसिद्ध रचना सप्तशतक और गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना बृहत कथा घोष, बृहत कथा घोष है। हो गया? नीचे लिखिएगा, सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक था, जैसे पितृसत्तात्मक होता है उसी तरह से। हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद दूसरा शासन था जहां पे समाज क्या था, मातृसत्तात्मक। चलिए, कहते हैं क्योंकि बस वो नाम लिया था, लेकिन ऐसे मेट्रार्की का कोई एविडेंस नहीं। एविडेंस है ही। एविडेंस ये है कि नाना घाट का जो अभिलेख है वहां पे खुद ये चर्चा करके दिखाए, अपने माँ के नाम पे, अपनी माता के नाम पे सारे शासकों ने अपना नाम रखा है। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसके बाद अभी देखिए वशिष्ठ कुलुमावी स्त्री का नाम है, इसके बाद यज्ञश्री, ये सब तो लेकिन नाम ही है। आगे लिखेंगे इसी में, इस सातवाहन शासन काल में, सातवाहन शासन काल में चांदी
सातवाहन शासनकाल में चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन, सीसा के बाद पोटीन, अरे पोटीन कहिए, टीन कहिए, प्रोटीन नहीं, पोटीन। कांसे, अरे टीना, जिसको टीना बोलते हैं उसी को पोटीन। सबका अपना अपना साउथ का नाम है, उसी तरह से। कांसा या कांसे का सिक्का प्रचलन में था। कांसे का सिक्का प्रचलन में था। देखिए, इनके शासनकाल में पहली बार भूमि अनुदान प्रारंभ हुई थी, जो बाद में सामंतवाद का रूप ले लिया। भूमि दान की सिलसिला या तो व्यवस्था प्रारंभ हुई थी या परंपरा प्रारंभ हुई थी। अच्छा, जो भूमि दान दिया जाता था तो उसको कौन सा भूमि बोला जाता था? ब्रह्मदेव भूमि। इस भूमि को ब्रह्मदेव भूमि बोला जाता था। तो लिखिएगा, इसके शासनकाल में 2 बंदरगाह प्रसिद्ध थे। इनके शासनकाल में 2 बंदरगाह प्रसिद्ध थे। पहला, इनके शासनकाल में 2 बंदरगाह प्रसिद्ध थे। पहला सोपारा, दूसरा कल्याण। सोपारा, दूसरा कल्याण। सोपारा ये तो महाराष्ट्र के आसपास का है और कल्याण भी उसी के नजदीक वाला है। इसके बाद लिखिएगा नीचे कि अजंता एवं एलोरा का गुफा का निर्माण, में सातवाहनों की भी भूमिका रही है। हालांकि खाली सातवाहन ने ही नहीं बनाया था, ये राष्ट्रकूटों तक भी गया था, चालुक्यों तक भी इसका अजंता एलोरा में नाम है, लेकिन इसका शुरुआत यहीं से हो गया था। अजंता और एलोरा की गुफा के निर्माण में सातवाहनों का भी योगदान माना जाता है या भूमिका माना जाता है। और लास्ट में लिखिएगा, सातवाहन काल में अमरावती कला का विकास हुआ। सातवाहन काल में अमरावती कला का विकास हुआ। अब ये अमरावती कला क्या है? अमरावती कला क्या है? मूर्ति निर्माण कला है ये। तो मूर्ति निर्माण कला की कितने कला प्रसिद्ध है भारत में? पहला है आपका गंधार कला, जो किनके द्वारा विकसित किया गया था? यूनानियों के द्वारा। कुषाणों ने यहाँ भारत में बहुत ज्यादा प्रचलन बनाया था। इसके बाद दूसरा है मथुरा कला और तीसरा है अमरावती कला। ये 3 मूर्ति निर्माण का कला है। मंदिर निर्माण का कितना कला है भारत में? 3 कला है। पहला द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में, नागर शैली उत्तर भारत में, और नर्मदा नदी और फिर दक्षिण वाला जो आपका क्षेत्र है उड़ीसा तक, यहाँ तक के बेसर शैली। बेसर शैली को किसने बनाया था, आगे बढ़ाया था? चंदेल शासकों ने बेसर को आगे बढ़ाया था। और नागर को किसने आगे बढ़ाया था? गुप्त शासकों ने नागर को आगे बढ़ाया था। ठीक है, चल ये आपका हो गया इधर से। अब जो है हम लोग थोड़ा सा विदेशी आक्रमण इसमें पढ़ लेते हैं। नोट्स में दिया हुआ है विदेशी आक्रमण क्या है?
देखिए, मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से आक्रमण बढ़ गया। आक्रमण में पहला आक्रमण किसका हुआ, यहाँ पे हमने दिखाया है, हिंद यवन, दूसरा पेसिथियन जिसको शक कहा जाता है, तीसरा पार्थियन और चौथा कुषाण का लास्ट में। तो हिंद यवन के जो प्रथम शासक कहा जाता है डेमेट्रियस प्रथम थे, और डेमेट्रियस प्रथम के ही उत्तराधिकारी थे मिनांडर, और मिनांडर बहुत ही महान और विद्वान शासक थे। कहा जाता है कि मिनांडर जब इंडिया में शासन स्थापित किया उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो ये चैलेंज किया करते थे कि कोई हमसे बहस करके हमको पराजित कर दे। और ऐसे में एक व्यक्ति ने वहां इसका जो चैलेंज स्वीकार किया, जिसका नाम था नागसेन, जो बौद्ध भिक्षु थे, और बौद्ध भिक्षु ने इनसे डिबेट कर दिया, और डिबेट में मिनांडर को पराजित किया। चैलेंज ये था कि जो भी धर्म के लोग हमें पराजित करेगा उस धर्म को मैं स्वीकार कर लूंगा। कहा जाता है नागसेन ने पराजित किया, और इतना बुद्धिमत्तापूर्ण और लॉजिकपूर्ण उन्होंने जवाब दिया था, प्रश्न किया था, तो अंत में वो हार गए। और इस सारे डिबेट को एक किसी किताब में वर्णन है, इसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में नागसेन और मिनांडर के बारे में, डिबेट के बारे में चर्चा है, और फिर वे बौद्ध धर्म को अपना लिए। इसके बाद मिनांडर का नाम पड़ गया मिलिंद। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में इसी हिंद यवन के द्वारा चलाया गया था, सबसे पहले। आप देखिए कई लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे ही सोने का सिक्का आता है तो कंफ्यूज करते हैं, नहीं, सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवन, सबसे शुद्ध सोने के सिक्का बड़े पैमाने पर कुषाण, जिसमें बीम कटफिशिस का नाम आता है, और सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया था। और वो भी गुप्त शासक में जो सोने की सिक्का जो चलाए गए थे वो शुद्ध सोने के सिक्का नहीं थे, उसमें मिलावटी था, यानी कुषाण में जितना शुद्ध सोने का सिक्का था उतना यहाँ नहीं था। तो सबसे पहला लिख लीजिएगा, लिखिएगा यहाँ, तो इसी में लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए कहीं कि मिनांडर वहां कहीं भी लिख लीजिए, उसी जगह जहां पे खाली जगह है। मिनांडर और नागसेन के बीच, मिनांडर और नागसेन के बीच धार्मिक वाद विवाद में मिनांडर पराजित हो गए। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली। बौद्ध धर्म स्वीकार कर ली। इन दोनों का डिबेट का संकलन मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित है। इन दोनों का डिबेट मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित है। चलिए, कहा जाता है कि मिनांडर के द्वारा ही यूनान से एक नए प्रकार के आर्ट फॉर्म को लाया गया, जिसे कहा जाता है हेलेनिस्टिक आर्ट, और इसी को बाद में गंधार कला के रूप में पहचान मिली। ठीक है, यूनानी लोग, आप स्पार्टा मूवी वगैरह सब देखे हैं, स्पार्टा हो या तो फिर देखिएगा 300 एक मूवी, उसका नाम हॉलीवुड का सिनेमा है। अभी मतलब वहां पे एक आर्ट फॉर्म, अलग तरीके का आर्ट फॉर्म है। और जो भी यूनानी लोग भारत में आए, अब देखिएगा जितना भी सनातन धर्म का ग्रंथ है, जितना भी ग्रंथ है, किसी में भी मंदिर और मूर्ति का जिक्र नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि इन यूनानियों के वजह से ही वो आर्ट फॉर्म इंडिया आया, और इन लोगों ने देखिए इसके शासक भी बौद्धिस्ट बन गए थे।
फिर बाद में जाते जाते यही परंपरा जो है भारत में विकसित होने लगी। सबसे ज़्यादा, सबसे पहले किसी धर्म में मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई तो वो बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म में जो सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनी वो गंधार कला में बनी है। इसके बाद फिर भारतीय कला का विकास हुआ, जिसे मथुरा कला के नाम से भी जाना जाता है, और ये कनिष्क के शासनकाल में ही विकसित हुआ। और गंधार कला और मथुरा कला में कैसे आप डिफरेंट अंतर पाएंगे? जो गंधार कला है इसमें भगवान बुद्ध की ही सिर्फ मूर्तियां मिलती हैं। गंधार कला में सिर्फ व सिर्फ भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलती है, जबकि मथुरा कला में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के भी आर्ट मिलते हैं। ये तीनों मिलती है। दूसरा अंतर इसमें देखेंगे कि जो गंधार कला है, गंधार कला में भगवान बुद्ध को राजशाही ठाट बाट के रूप में दिखाया गया है। अर्थात ये देखिएगा, जहाँ भगवान बुद्ध खड़ा हुआ है तो अपना चीवर धारण किया हुआ है, आपका कपड़ा पहना हुआ है, ऊपर में जो सूर्य मुकुट वाला जो अवस्था है, ये जितना भी सुंदर और ये दिखाया गया है, ये गंधार आर्ट का फॉर्म है। जबकि मथुरा कला का फॉर्म जो है उसमें भगवान बुद्ध को ये तपस्या के मुद्रा में, कभी देखिएगा भूमि स्पर्श मुद्रा में, कभी देखेंगे दूसरे मुद्रा में, योगासन मुद्रा में, समाधि मुद्रा में, शरीर एकदम जर्जर हो गया है, सूखे पूरा ये वाला जो है सारा 6 पैक, 8 पैक, 12 पैक सब बाहर निकल, सारा पैक यहाँ निकल, सोए हुए मुद्रा में, एकदम ऐसे दाढ़ी बना हुआ मुद्रा, ये सारा जो है मथुरा कला है। ठीक है, इसको ऐसे अलग कर सकते हैं। चलिए, उतना टाइम नहीं है इसको डिफाइन करने का, मूड फ्रेश हो गया होगा। शक वाला लिखिएगा, आप इसमें लिख लीजिए। शक मध्य एशिया, शक मध्य एशिया, शक मध्य एशिया से आए हुए एक पशुचारक शाखा थे या पशुपालक शाखा थे, जिसकी 5 शाखाएं उत्तर और पश्चिम भारत में, या उत्तर तो इसको पश्चिमोत्तर भी लिख सकते हैं, 5 शाखाएं पश्चिमोत्तर भारत में शासन किया। इसके प्रथम शासक माउस थे, माउस, इसके प्रथम शासक माउस थे। माउस, चूहा वाला माउस, अंग्रेजी को लिख दीजिए माउस। शक शासक का ही नाम, प्रथम शासक माउस थे, जिन्होंने तक्षशिला में शासन किया। इसके प्रसिद्ध शासक नाहपान थे। इसके प्रसिद्ध शासक नाहपान थे, जिन्हें गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। जिन्हें गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पराजित किया था। शकों के सबसे महान शासक, रुद्रदामन थे, जो संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे। ने सबसे
क्या लिखे थे? सबसे महान शासक बोले थे ना, सबसे महान शासक रुद्र, सबसे प्रतापी शासक या सबसे महान शासक रुद्रदामन थे, जो संस्कृत के बहुत बड़े प्रेमी थे। इन्होंने संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख, इन्होंने संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। इसी अभिलेख से पता चलता है, इसी अभिलेख से पता चलता है मौर्य वंश के राज्यपाल, मौर्य वंश के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने अच्छा, आपका भी ध्यान नहीं है यार, पी लेंगे यार। पुष्यगुप्त ने, राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जबकि इस झील का निर्माण, पुनर्निर्माण, जबकि इस झील का पुनर्निर्माण इस झील का पुनर्निर्माण यहाँ के राज्यपाल, यहाँ के राज्यपाल सुविशाख ने करवाया था। निर्माण पुष्यगुप्त और पुनर्निर्माण सुविशाख। उन्हीं के तो था राज्यपाल ना, मौर्य वंश से लिखवाया ना राज्यपाल पुष्यगुप्त, उसी का नाम आएगा ना। रुद्रदामन का राज्यपाल था वो, वहां लिखा हुआ है, देखिए बगल में लिखा हुआ है। हो गया। चलिए आप पार्थियन हेडिंग डाल दीजिए। नहीं, गुजरात। अरे देखिए, जूनागढ़ जो है ना, राजस्थान और आपका कच्छ जिला का बाउंड्री साझा करता है ना। आपका ये वाला क्षेत्र दिखा दो, आपका ये वाला जो है ना, यही जूनागढ़ है। या राजस्थान वाला कर रहा है इधर, अरे क्या है। और यहाँ जब राजस्थान करेगा तो राजस्थान वाला कैसा सूखा मरुस्थल वाला है ना, तो यहाँ पे जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस क्षेत्र में क्या करेगा, झील का निर्माण करवाएगा। तो ये सबसे पहले प्रयास किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके राज्यपाल जो है पुष्यगुप्त ने करवाया। इसके बाद फिर रुद्रदामन ने भी उसका पुनरुद्धार करवाया। उसके राज्यपाल जो सुविशाख थे उसने करवाया। ठीक है, इतना अभी तो लिखा ही है। और एक का काम, एक का कौन? अशोक का नहीं होता है। हाँ होगा। चलिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए पार्थियन लिख लीजिए। तो पार्थियन में यहाँ पे छोड़ दिया गया है, कुछ नहीं दिया। पार्थियन को हेडिंग डाल दीजिए। तो पार्थियन वहां तो है ही, उसी जगह लिख लीजिएगा। और उसी जगह शक के नीचे नहीं लिखा हुआ पार्थियन, या तो पहलव, उस जगह देश डाल दीजिए। ठीक है, तो देश डाल के लिखिएगा। पार्थियन के सबसे शक्तिशाली शासक, पार्थियन के सबसे शक्तिशाली शासक
गोंडो फर्निस थे। गोंडो फर्निस, गोंडो फर्निस थे, जिनके शासनकाल में सेंट थॉमस, जिसके शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे दक्षिण भारत भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गए। वे दक्षिण भारत भी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गए, जहां उसे मार दिया गया। जहां उसे मार दिया गया। अब ये जान लीजिए कि छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, इतिहास में इसका नाम आ रहा है। ईसा मसीह के 12 शिष्य में से एक थे सेंट थॉमस। ईसा मसीह के 12 शिष्य में से एक थे। अरे सेंट थॉमस के नाम से बहुत स्कूल वगैरह सब चलता है। चलिए, पर्थियन हो गया। कुषाण तो आपको पता ही है, कुषाण वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तुजुल-खरफिसिस को। और तुजुल-खरफिसिस ने तांबे और केवल तांबे का सिक्का इन्होंने प्रचलन में किया था, क्योंकि इस समय तक उतना व्यापार वाणिज्य तगड़ा नहीं था। और कहा जाता है इसके बाद भीम-कर्फिसिस जब शासन काल में आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा सोने का सिक्का उत्कृष्ट, वो भी सबसे बढ़िया सोने का सिक्का जारी किया गया बड़े पैमाने पर। और भीम-कर्फिसिस के बाद सबसे महान शासक जो हुए वो कनिष्क हुए। और कनिष्क से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इन्हें दूसरे अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, एक महान शासक थे। इनके दरबार में कई बड़े बड़े जो विद्वान निवास करते थे, जैसे एक बड़े महान चिकित्सक थे जिसका नाम था चरक। एक बड़े भौतिकवादी दार्शनिक थे जिसका नाम थे नागार्जुन, जिन्होंने की सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन या तो शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी तरह से एक पासर्व नाम के भी जो है विद्वान इनके शासनकाल में निवास करते थे। इनके राजदरबार के जो प्रमुख कवि थे उनका नाम था अश्वघोष, जो कि बौद्ध संगति जो चतुर्थ हुआ उसमें उन्होंने क्या किया था? उपाध्यक्षता किया था, उपाध्यक्ष। वसुमित्र भी इसी के समय में एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने की अध्यक्षता किया था चतुर्थ बौद्ध संगति का। ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसके शासनकाल में इन्होंने एक संबत जारी किया 78 ईस्वी में। संबत वाला एक भुला गए हैं, उसको लिखवाएंगे अभी। एक इन्होंने संबत जारी किया। ये कौन सा संबत था? शक संबत। अच्छा, शक संबत क्यों जारी किया? कि कुषाणों ने शक शासक को पराजित किया था। शकों को जब पराजित किया, इसी अवसर पर इन्होंने शक संबत जो है इश्यू किया। कब? 78 ईस्वी में, 78 एडी में शकों को पराजित करके। अब देखिए, दो संबत जो है सबसे प्रसिद्ध है जिसको याद रखना है। भारत में सबसे पहला संबत जो माना जाता है आधिकारिक रूप से, वह माना जाता है विक्रम संबत, जो कि 58 BC में इसको जारी किया गया था। आपको लिखना है कि 57 कहीं मिलेगा, कहीं 58 मिलता है। और ये BC का सवाल है, बिफोर क्राइस्ट। और आपका जो शक संबत है यह जो जारी किया गया था 78 AD में जारी किया गया था। और ये कनिष्क के शक है। ठीक है। और ये जो संबत जारी किया गया है, ये आपका गुजरात और राजस्थान के आसपास एक स्थानीय शासक थे जिसका नाम था विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य एक स्थानीय शासक थे। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, पूरे भारत में 14 विक्रमादित्य पैदा हुए। 14 विक्रमादित्य, ये उपाधि था। 14 विक्रमादित्य पैदा हुए, जिसमें से 14वें नंबर का जो विक्रमादित्य थे वह थे चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता था। तो ये विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था 58 और 57 BC में, इसने भी। और इस अवसर पर इन्होंने विक्रम संवत इशू किया, विक्रम संवत जारी किया। इससे पहले जो भारत में जो कैलेंडर की परंपरा थी किसी को पता नहीं था। कहा जाता है कि क्योंकि इस समय बौद्धों का शासन था, बौद्ध शासकों का, और इस समय जो वर्ष का पता किया जाता था वह मास के आधार पर किया जाता था। बौद्ध भिक्षु, मास मतलब महीना, बौद्ध भिक्षु 12 महीना में लगभग 7-8 महीना ये बौद्ध विहार करते थे। बौद्ध विहार का मतलब समझते हैं? घूमना, अपने धर्म का प्रचार करना। और जैसे ही वर्षा का महीना आ जाता था तो उसको ये लोग, क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं कर पाते थे वर्षा का मौसम, तो ये लोग वर्षा में एक जगह इकट्ठा होकर के 3 महीना तक वर्षावास करते थे। वर्षावास, इसलिए हमारे संस्कृति में एक भाषा आ गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। वर्ष का मतलब वर्षा, एक वर्षा काल हो गया तो 1 वर्ष, दूसरा वर्षा काल हो गया तो 2 वर्ष, तीसरा वर्षा काल हो गया तो 3 वर्ष। और पहली बार जो है ये कैलेंडर जो आया वह देखिएगा विक्रम संवत आएगा, और फिर दूसरा 78 AD में कौन सा आएगा? शक। इसके बाद देखिए गुप्त शासक ने भी एक कैलेंडर इशू किया था 319 AD में। कहा जाता है कि इन्होंने अभी जब ये अपने आप को जब राज सिंहासन को प्राप्त किया चंद्रगुप्त किसने? प्रथम ने, तो इन्होंने एक कैलेंडर इशू किया था जिसका नाम था कौन सा? गुप्त संवत। ठीक है, इसके अलावा कई संवत इशू किए गए, लेकिन भारत में 3 कैलेंडर ही काफी प्रमाणिक माना जाता है, विक्रम, शक और आपका गुप्त, जिसमें से संविधान सभा में शक कैलेंडर को ही हमारे यहाँ का एक अपना मानक कैलेंडर माना गया। वर्तमान समय में ग्रेगरियन कैलेंडर पूरी दुनिया में प्रचलित है। हाँ, इसको ग्रेगरियन भी कहा जाता है, जॉर्जियन भी कहा जाता है। ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार पहला महीना जो होता है वो जनवरी का होता है, लास्ट महीना दिसंबर का होता है। उसी प्रकार से आपका जो शक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा वर्ष का होता है? बीपीएससी ने पूछा हुआ है, पहला महीना चैत का होता है। चलिए, पहला महीना चैत। चलिए, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पुरुषपुर, पेशावर। दूसरा राजधानी कहाँ बनाया था? मथुरा। तो पहला पुरुषपुर, दूसरा मथुरा। अंतिम शासक इसका नाम था वसुदेव। चलिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपका जितना भी पश्चिम एशियाई जो आक्रमण हुए, शासक हुए, ये